जय हिंद दोस्तों। तो ये मेरी आज पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में आपको 3 वीडियो कराई थी, पार्ट 2 पार्ट 3। ये आज मेरी मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। अगर आपने हमारी वो प्राचीन इतिहास वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है 1 2 3, ठीक है। 40 मिनट की दोस्तों वो वीडियो है। अगर आपने देखी तो वो आप जाके देख लीजिए, चैनल पे पड़ी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके हम PYQ और साथ में हम उसके क्विज थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो उसमें मैंने भी कुछ पहले काफ़ी गलतियाँ करता था मैं भी, कि सिर्फ उसमें क्वेश्चन लगाता था, क्वेश्चन लगाता था दोस्तों। तो पेपर में से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन फंसता था, बाकी मुझे सारे तुक्के लगाने पड़ते थे, अपने आप से करने पड़ते थे। फिर मुझे समझ में आया कि थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता है दोस्त ऐसे है कि अगर इस साल एक वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो आप PYQ लगा के वही क्वेश्चन फिर से पूछ ले। उसकी उसी से रिलेटेड अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो में थ्योरी करा रहा हूँ, हर वीडियो में थ्योरी कराता हूँ और साथ में PYQ, जिससे आपके PY भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे क्या रहता है। तो दोस्तों, ये मैंने प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा दिया था आपको, 3 वीडियो में कंप्लीट कराया था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। तो फिर हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो हम भी ये मध्यकालीन इतिहास भी मैं 1 या 3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, PYQ प्लस थ्योरी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या रहता है इसके बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ का निर्माण किया? तो पूछा जो दिल्ली में किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ का निर्माण किया। 4 ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बल्लभन ने, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या रहेगा। 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों, आप सोचिए। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी देखते हैं क्या रहेगी। अलाई दरवाज़ का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उसने इसका निर्माण 1311 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया, ठीक है। कब कराया? 1311 में। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद ये है, ठीक है। और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। तो कहाँ पे है? कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। ये पूछा गया था आरपीएफ एसआई में 2019 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो पूछा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ये 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर या मुबारक शाह खिलजी। तो 5 सेकेंड दे रहा हूँ, सोचिए क्या रहेगा आंसर। कि पूछा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। ए आंसर है ऑप्शन, ठीक, ए आंसर है दोस्तों। देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो इसका समय याद करना है, कब से कब तक था ये। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स को मारकर उसने खिलजी वंश का स्थापना की। तो किसको मार के? शमुद्दीन कैमूर्स को मारकर खिलजी वंश का इसने स्थापना कर दी, ठीक है। अपनी योग्यता के बल पर उसने सर ए जहादर शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बन गया। जब इसने मार दिया तब इसने क्या? ये समाना का सूबेदार बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है आरपीएफ एसआई पूछा गया 2019 में। कुतुब बिन अहमद की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ? तो जो कुतुब बिन अहमद है ये ऐसा कौन सा खेल खेल रहे थे जिससे इनकी मौत हो गई, ठीक है। चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई या शतरंज। तो 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों, तो आप बताइए क्या है। दोस्तों मैं समय इसलिए देता हूँ कि आप मुझसे पहले ये सोच के रखिए। इससे जैसे अगर आपने, मैं बाहर वीडियो में बताता हूँ, जैसे अगर आपने इसका बी का ऑप्शन
मन में सोचा और ऑप्शन हुआ ए, ठीक है। तो आपके मन में रहेगा कि मैंने ए का दिया था, ए बी का दिया था और ए ऑप्शन था, तो आपको ये याद रहेगा, भूलोगे नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, सोचोगे नहीं और देखोगे तो आप 1 या 2 दिन में भूल जाओगे। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, चौगान, ठीक है। इसकी कुछ देखते हैं, थ्योरी देखते हैं। कुतुब बिन अहमद की मृत्यु 1210 में लाहौर चौगान पोलो खेलते समय घोड़े गिरने से हुई मौत, ठीक। तो ये पोलो गेम है दोस्तों, ये खेल रहे थे और ये घोड़े से गिर गए, तो इनकी मौत हुई कब, 1210 में। उसे लाहौर में ही दफनाया गया, लाहौर में दफना दिया। कुतुब बिन अहमद मोहम्मद गौरी का दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था, ठीक है। तो ये कुतुब बिन अहमद है वो मोहम्मद गौरी की क्या, दिल्ली सल्तनत में सेनापति था, ठीक है। जब ये कुतुब बिन अहमद की मृत्यु हुई तब इसके पुत्र को आरम शाह को शासक घोषित कर दिया, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो तो इनके जो पुत्र है आरम शाह को शासक घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासक दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। दिल्ली का कौन सुल्तान है जिसे साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन है ये। तो ये 4 ऑप्शन है, क्या है। पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुब बिन अहमद, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या रहेगा ऑप्शन दोस्तों, आप ये सोचिए। RPF SI में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ये ए आंसर दोस्तों इसका। देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। तो ये अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो क्या इनकी 5 परियोजनाएं, वो देखते हैं। पहली है, एक मिनट दोस्तों, पहली है दोआब में राजस्व वृद्धि 1326 में, ठीक है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में। खुरासन अभियान 1329 में। कराची अभियान 1337 में। तो ये उनकी कुछ परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट ये क्या है। उसके ये सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 में उसकी मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई इसकी, 1351 में। तो इस पर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो जब वो मरा 1321 में दोस्तों, तब सुल्तान ने बोला कि प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या रहेगा। ये पूछा गया था RPF SI में। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। तो जो दीवान ए अर्ज है तो मध्यकालीन में किसे कहा जाता है। जासूसी विभाग को, वित्तीय विभाग को, सैन्य विभाग को, सामाजिक कार्य विभाग को। तो क्या रहेगा इसका आंसर, सोचिए 5 सेकेंड आप। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता है। इस विभाग को आरिज ए मुबालिक भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, आरिज ए मुबालिक, ठीक है, याद रखना है। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो किसने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने। और जलालुद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी आए तो इसका महत्व और बढ़ चुका था। आगे देखते हैं। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था, ठीक है। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भी सुल्तान घोषणा देते थे, ठीक है, तो इनकी ये सब तैयार की जाती है इसी में।
इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों का घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सैन्य का निरीक्षण करना, आगे देखते हैं, और सेना की सजावट की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अमृतसर में कौन सिख गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। गुरु अंगद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, आगे देखते हैं क्या है, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों 5 सेकंड देता हूँ, क्या रहेगा ये आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा गया था। ठीक है, कि स्वर्ण मंदिर किसने पूर्ण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। ये डी आंसर दोस्तों इसका। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, ये डी आंसर है इसका। ये देखिए, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने वर्ष 1577 में रखी और सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने 15 दिसंबर 1588 में, ठीक है, को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। तो कब किया? 1588 में। किसने? अर्जुन देव ने इसका निर्माण पूरा कर दिया। आगे देखते हैं। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इस श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से आता है दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो आप बता, श्री हर मंदिर। तो दोस्तों यही फ़ायदा रहता है आपको थ्योरी पढ़ने का। जैसे अगर ये नहीं तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हैं कि इसे दूसरा नाम ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 1809 में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया और वर्ष 1830 में इसके गर्भगृह को सोने की पत्ती से मठवाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। दोस्तों महाराजा जो रणजीत सिंह थे, इसका स्थापना 1809 में करवाया। ठीक है, और इस 1830 में गर्भगृह सोने और सोने की पत्तियाँ से मठवा दिया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्ण मंदिर पड़ गया नाम। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। ये पूछा गया था कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा जो पंजाबी भाषा में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कंदबा लिपि, शारदा लिपि या मोती लिपि? तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों? सोचिए आप एक बार। दोस्तों इसका आंसर है गुरु गोविंद लिपि। तो ये रहा इसका ए आंसर दोस्तों, गुरु गोविंद लिपि। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली वाणी। तो इसका अर्थ ही पूछ सकता है कि गुरुमुखी का मतलब क्या है। तो गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी, तो इसका मतलब ये होता है। इस लिपि में 3 स्वर होते हैं और 32 व्यंजन। कितने? 3 स्वर होते हैं और 32 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की। तो इन्होंने इसकी शुरुआत किसने की? अंगद देव द्वारा। ये पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की, तो आपको पता होना चाहिए अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं, याद रखनी है इसमें। पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है: माछी, मलवई, दुआबे और पुआधी। तो ये 5 भाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 से पूछा गया था। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दिनपन्हा नामक शहर की नींव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो इसमें पूछा है कौन सा शासक था जिसने दिनपन्हा नामक शहर की नींव रखी पर वह पूरा नहीं कर सका। ठीक है, तो कौन है? हुमायूं था या बाबर था या जहांगीर था या अकबर था?
तो कौन था इन चारों में से, बताइए दोस्तों। तो इनमें से था हुमायूं, जिसने दिन पनहा नामक शहर की नींव रखी, पर वो पूरा नहीं कर सका। ये हुमायूं था। इसके आगे थ्योरी देखते हैं क्या है। मुगल बादशाह हुमायूं ने दिन पन्हा नगर की नींव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका, क्योंकि शेरशाह सूरी ने वर्ष 1540 में हुमायूं को पराजित किया। दोस्तों, ये याद रखने के शेरशाह सूरी हैं, इन्होंने हुमायूं को 1540 में पराजित कर दिया। ठीक है, कब किया? 1540 में। और दिन पन्हा नगर के स्थान पर ही शेरशाह या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया। तो उन्होंने अपने शेरशाहगढ़ के नाम से राजधानी का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? पुराना किला, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये नवा क्वेश्चन है दोस्तों। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं आगे। तो ये ऑप्शन ए रहेगा अकबर, हुमायूं, बाबर या दारा शिकोह। दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, तो क्या रहेगा इसका आंसर? 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों, सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ए, अकबर। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं, क्या रही थ्योरी इसकी। तो ये जो थ्योरी है, पहला क्या है? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में एक प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली है, जिसे अकबर ने शुरू किया। मनसब का अर्थ है सेना में रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते का निर्धारित होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्राय मुगलों के सैनिकी भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी। ठीक है, तो ये इसकी है। आगे देखते हैं क्या है। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा वर्ष 1575 में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालय के लिए शुरू की गई थी। तो इनके युग अकबर के द्वारा वर्ष 1575 में सैन्य प्रशासन सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए शुरू की थी। देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दसवां प्रश्न क्या है? जैन उल आबनी अपने सहिष्णु विचार के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा का, गुजरात का, कश्मीर का, बंगाल का। आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया था कि जो जैन उल आबुद्दीन है वो कौन से साम्राज्य का सुल्तान था? तो इसका आंसर दोस्तों है सी, कश्मीर। नेक्स्ट इसकी वो देखते हैं थ्योरी। जैन उल आबुद्दीन 1410 से लेकर 1427 कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा था तो उसे इसलिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऊपर करते हैं थोड़ा। उसने अपने शासक के दौरान हिंदुओं का पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैन उल अबदीन ने जजिया कर हटाया और अपने राज्य में गाय का वध निषिद्ध कर दिया। जैन उल अबदीन कुतुब नाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। तो ये कौन सी कविता लिखता था? कुतुब नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। स्लोप वाल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के संस्थापक की प्रमुख विशेषता था? गुलाम का, लोदी का, मुगल का या खिलजी का? तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों?
तो इसका आंसर है तुगलक का, ठीक है। तो सी आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप वाल या बैटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषता थी। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेष मेहराब सदैल एवं धर्म के सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलक काल की प्रमुख इमारतें हैं। तुगलक काल का प्रमुख इमारतें हैं, ये देखते हैं क्या है। बेगमपुरी मस्जिद, आगे देखते हैं उसको क्या रहेगा। ये कुछ इमारतें दोस्तों, ठीक है। आदिलाबाद का किला, बारह खंबा, काली मस्जिद, कोटला फिरोजाबाद, कुशक ए शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुतला, तुगलकाबाद का किला। आगे देखते हैं, गयाउद्दीन तुगलक का मकबरा, गयाउद्दीन तुगलक का मकबरा। ये कुछ मकबरे थे दोस्तों। ये आरपीएफ असाइन पूछा गया था। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? तो पादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई यह बताना है। अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, औरंगजेब के बारे में। तो क्या रहेगा दोस्तों? 5 सेकंड का सेकंड है आपके पास, बताइए क्या रहेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। यह याद रखना है आपको। इसकी देखते हैं कुछ ये थ्योरी है कुछ इसकी। बादशाहनामा पुस्तक शाहजहाँ के बारे में लिखी गई। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई। तो किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो पूछ सकता है कि पादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के शासन के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अब्दुल फजल के एक शिष्य थे। अकबरनामा और पादशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए, ठीक है। तो कब प्रकाशित किए गए? ये किए गए दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पादशाहनामा में शाहजहाँ के शासन के दौरान के जीवन और उस समय की गतिविधियों के वर्णन है। तो इसमें जो शाहजहाँ के गतिविधियाँ और उन्होंने क्या क्या किया, तो इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये पूछा है आरपीएफ एसआई में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों की। जो पानीपत का जो पहली लड़ाई है उसमें बाबर ने किसे पराजित किया है, ठीक है। इब्राहिम लोदी को, सिकंदर लोदी को, बहलोद लोदी को या हेमू को। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? आप सोचें, 5 सेकंड देता हूँ आपको। तो इसका आंसर दोस्तों ए, इब्राहिम लोदी को। तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ठीक है। इसकी वो देखते हैं अपन थ्योरी। ये रही, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। याद रखना है दोस्तों आपको। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया। तो ये पहली अपनी लड़ाई है दोस्तों जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को शामिल किया। ऊपर करता हूँ थोड़ा। वर्ष 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में हराया। तो जो दोस्तों किसको हराया था बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, सही से बताता हूँ। जो बाबर हैं उन्होंने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल को 1526 में हराया, ठीक है।
जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी विशाल सेना पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गए। ठीक है, तो दिल्ली की विशाल सेना थी इनकी, इब्राहिम लोदी, तब भी ये हार गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न। ये है 14 प्रश्न। ठीक है, 14 प्रश्न ये रहा। RPF असाइन पूछा गया था। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? दोस्तों मैंने कल भी अलग क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, तो मतलब जो मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया था उसमें भी एक प्रश्न आया था ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में। अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह ने या हुमायूं ने? तो इसका आंसर आए 14वें का आंसर क्या रहेगा दोस्तों कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? इसका आंसर है शेरशाह, सी आंसर दोस्तों इसका। ठीक है, इसकी देखते हैं थ्योरी, सी आंसर दोस्तों। ऊपर आगे देखते हैं, आगे की इसके थ्योरी देखते हैं क्या रहेगी थ्योरी। पहला पॉइंट है मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में दौरान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया। तो 16वीं शताब्दी में किसने कराया? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक का रोड, ठीक है, ये निर्माण कराया। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम फरीद खान था। तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था? तो याद रखना फरीद खान। वह दक्षिण भारत को उत्तरी भारत से जोड़ना चाहता था। तो वो क्या करना चाहता था? जो दक्षिण भारत को उत्तरी भारत के जोड़ना चाहता था। ठीक है, जिस कारण इस विशाल रोड का निर्माण कराया गया। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता है। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस मीनारे बनवाई। तो क्या इसकी कोस मीनारे इसकी हर प्रतीक पे बनाई किनारे पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये पूछा RPF कांस्टेबल में। ठीक है, ये क्या है? भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा था कन्नूर में, कोचिन में, कालीकट में या कोल्लम में? तो जो वास्को डिगामा है सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में कौन सी जगह पर उतरा? तो 4 ऑप्शन है, देता हूँ 5 सेकंड। क्या रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका आंसर है सी, कालीकट में। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसकी थ्योरी। देखते हैं दोस्तों। इसके पहला पॉइंट क्या है? भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम, देखो यहाँ पे समय दिया है, कब आया था? 20 मई 1498 में आया। ठीक है, 20 मई 1498 में कब आया? ये प्रश्न पूछ सकता है कि वास्को डिगामा कौन सन में आया, तो याद रखना है। केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट और कौन से गांव में आया? कप्पुड़ू गांव पहुंचा था। ठीक है, भारत पहुंचने पर कालीकट ने तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया तथा और उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। ठीक है, वर्ष 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। ये पूछ सकता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में, और कोच्चि के राजा ने से व्यापार करने का समझौता किया। वर्ष 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यही उसकी 24 दिसंबर 1524 को मृत्यु हुई। तो उसकी मृत्यु कब हुई? 24 दिसंबर 1524 में वो आया, उसकी मृत्यु हो गई। और तीसरी बार कब आया? 1524 में। ठीक है, और दूसरी बार कब आया? 1502 में। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली बार दूसरी बार कब आया, तीसरी बार कब आया, उसकी मृत्यु कब हुई। पहले उसे कोच्चि में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों का पुर्तगाल वापस ले गया। ठीक है, जब वो यहाँ पे इसको दफना दिया गया, कहाँ पे? कोच्चि में ही। तो फिर उसको खोद के पुनः पुर्तगाल के वापस ले गए। ठीक है, जो भी इसके अवशेष थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके शासक के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? 16 का क्वेश्चन बताइए। तो क्या है? औरंगजेब, शाहजहाँ,
जहांगीर या अकबर के। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बताइए कि जिसके दौरान मुगल चित्रकला चरम पर थी। 16वें का आंसर दोस्तों ये, इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी। ठीक है, फिर देखते हैं अपन थ्योरी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रगतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चिन्हों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी, माफ़ किया दोस्तों, कॉल आ गया था एक, तो हम लोग इसमें सेकंड में थे। जहांगीर स्वभाव से प्रगतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों का पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्रकृति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशिए का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। ठीक है, ये इसमें किस में दिया, जोर दिया पोर्ट्रेट चित्रकला में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। ये आरपीएफ कांस्टेबल परिषद 2019 में। चित्तौड़ में विजय सतभव की स्थापना किसने कराई? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय ने। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर? सोचिए 5 सेकेंड इसका। तो इसका आंसर दोस्तों बी, राणा कुंभा ने चित्तौड़ विजय सतभव की स्थापना कराई। देखते हैं थ्योरी, इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है? चित्तौड़ के विजय सतभव की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराई। ठीक है, इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेवा पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराई। ठीक है, इस स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से लेकर 1448 के मध्य बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? 1440 के लेकर 1448 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो अकबर के द्वारा, गुलबन बेगम के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा? तो बताया गया कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। 5 सेकेंड दोस्तों सोचिए क्या रहे। आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया था। इसका आंसर है गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा रचित की। ठीक है, देखते हैं आगे इसका कुछ। ये थ्योरी है। हुमायूं पुस्तक गुलबदम बेगम द्वारा रचित है। किसके द्वारा? गुलबदम बेगम के। याद रखना है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल व वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखित है। तो कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 19वां का आंसर क्या रहेगा? ये क्या रहेगा क्वेश्चन देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपी से 2021 में। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंदी किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में, अरबी में, फ़ारसी में, सीरियाई में। जो अल बरूनी है उसने ये पुस्तक है किस भाषा में लिखी? ये पूछा ये प्रश्न। ठीक है, 19 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 5 सेकेंड में सोचिए आप। तो इसका आंसर होगा अरबी में। तो अरबी भाषा में अल बरूनी ने अपनी पुस्तक लिखी। ठीक है, और इसका किताब का भी नाम ये यहाँ लिखा हुआ, किताब का उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका ये थ्योरी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी। ठीक है, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी है। यह किताब धर्म और दर्शन, उत्सवों, खगोल विज्ञान व रीति रिवाजों और प्रथाओं तथा माप विधियों, मूर्तिकला व विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों के द्वारा और आधार पर 80 अध्यायों के विभाजित एक व्यापार ग्रंथ है। ठीक है, तो ये 80 अध्यायों का एक विभाजित एक व्यापार ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना आपको। ऊपर करता थोड़ा।
अल बरूनी इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतीय विधा का संस्थापक, तुलतानक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, पहला मानव विज्ञानी। ठीक है, मानव विज्ञानी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई में 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया? कन्नौज की, पानीपत की, प्लासी या तराइन? पूछा गया है कि जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ, वो युद्ध की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज का कब्जा कर लिया। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो कौन सी लड़ाई में किया? तराइन की लड़ाई में। ठीक है, याद रखना है तराइन। देखते हैं थ्योरी इसकी। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की युद्ध लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उसके राज पर कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच लड़ाई हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। कौन? तराइन के युद्ध में, और मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद, आगे देखते हैं, गौरी के मध्य वर्ष 1191 में लड़ा गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई 1191 में लड़ा गया, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, तो इस बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूछा था आरआरबी एनटीपीसी में। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का संस्थागत रूप लागू किया गया? इल्तुतमिश में, गियासुद्दीन बलबन ने, कुतुबुद्दीन अहमद ने या आराम शाह ने? तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? से सोचिए आप। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत, ये एक मिनट दोस्तों पेन ले लेता हूँ। दिल्ली सल्तनत के मशहबुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की गई। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। इक्तादारी प्रणाली सुल्तान और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इनमें से भूमि के छोटे भागों में विभाजित करने उसी रईसों, अधिकारी और सैनिकों को दिया गया। ठीक है, इसका आगे देखते हैं क्या है। इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1336 तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन अहमद का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। ठीक है, तो ये पहला शासक था दिल्ली पर शासन करने वाला, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया। इसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1006 से लेकर 1326, 1106 से लेकर 1326, 1206 से लेकर 1526 या 1606 से लेकर 1826? तो क्या रहेगा इसमें से आंसर? पूछा गया कि किसकी बीच की अवधि, दिल्ली सल्तनत की अवधि के बीच रूप जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका आंसर है सी, 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, नीचे देखते हैं इसकी थ्योरी। बारह से 1526 तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों के
ने शासन किया था। कितने? 5 राजवंशों ने, जिस राजवंशों का मुगलों द्वारा दमन कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश का ये कुछ वर्ष दिए हैं। दिल्ली सल्तनत के ये वंश हैं, ये वर्ष हैं, देखते हैं क्या है। गुलाम वंश कब चला? 1206 से लेके 1290। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। सैयंत वंश 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब दोस्तों पूछ सकता है पेपर में कि गुलाम वंश कब से कब चला, खिलजी वंश कब से, मुगल वंश, सैयंत वंश या लोधी वंश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी या लोधी? ये है गुलाम, खिलजी या तुगलक, लोधी। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शंस। या सी गुलाम, लोधी या खिलजी, तुगलक, या तुगलक, खिलजी या गुलाम, लोधी। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसका सही क्रम ये है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी। तो ये बिल्कुल सही क्रम है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में, शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। किस में कुतुब बिन अहमद ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर के दास राजवंश के शासक की शुरुआत की? तो ये कौन सा समय है जब कुतुब बिन अहमद ने अपना दिल्ली सल्तनत में घोषित कर दिया? ठीक है, राजवंश 1205 में, 1206 में, 1207 में या 1208 में? क्या रहा दोस्तों आंसर इसका? 24वें का आंसर क्या रहेगा बताइए आप। तो 24 का आंसर दोस्तों बी, 1206 में कुतुब बिन अहमद ने दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ये देखते हैं ऊपर, 1206 में कुतुब बिन अहमद ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास गुलाम राजवंश का शासन शुरुआत की। ठीक है, कुतुब बिन अहमद ने मोहम्मद गोरी को गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना और 1206 में दास वंश का स्थापना की। ठीक है, कुतुब बिन अहमद ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट की ऊंची मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, कुतुब मीनार 238 फीट की है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसने कुतुब बिन अहमद ने इसकी निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 25वां आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया? लघु उद्योगों पर, कृषि पर, आवास पर या मवेशियों पर? तो इसका आंसर बताइए तो क्या रहेगा। 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसका आंसर दोस्तों ए, लघु उद्योगों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका, वो देखते हैं थ्योरी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग पर कोई कर नहीं लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। एक अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा था? द्वितीय सुल्तान था। उसने राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए। ठीक है, उसके वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की थी। उसने 2 नए और लगाए। ठीक है, नए कर लगाए 2 और। पहला कौन सा लगाया? चराई कर, मवेशियों की चराई पर कर लगाया, जो दुधारू पशुओं पर लगाकर जाता था। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, पशुओं पर लगाया जाता था। तथा दूसरा घरी कर, जो घरों, आवास कर एवं जिसने कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व की दर को
उपज का आधार भाग कर दिया। ये समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन ग्रुप डी में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद बिन गौरी की, मोहम्मद बिन तुगलक की, कुतुब बिन अहमद की या इल्तुतमिश की? ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? रजिया जो सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी, ये पूछा है प्रश्न 26वां। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका देखते हैं अपन क्या है। रजिया सुल्तान शमुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया सुल्तान तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध जानती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको क्या प्रशिक्षण दिए गए। ठीक है, उन्हें सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इनका प्रयोग कर सकें। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वर्ष 1226 में 26 से वर्ष 1240 तक सिर्फ 4 साल शासन किया। तो उन्होंने 4 साल क्या शासन किया। ठीक है, यह वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो ये क्या है, ये उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम शासक महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्दमत उल निस्वा की उपाधि धारण की। ठीक है, तो किसकी उपाधि धारण की? उद्दमत उल निस्वा, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन क्या है? आरपीएफ कांस्टेबल पद 2019 में मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? मुगलों के विरुद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राजा जयसिंह ने या राणा कुंभा ने? 5 सेकेंड दोस्तों, क्या सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने लड़ा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ही थे जो जिन्होंने मुगलों के साथ विरुद्ध में लड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। इसका क्या रहा है ये थ्योरी? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 में को मेवाड़ राजस्थान राजस्थान मेवाड़ में, ठीक है, कि शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेना मध्य लड़ा गया। ठीक है, अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। ठीक है, तो महाराणा प्रताप किनका मिला? जनजाति, भीम जनजाति का सहयोग मिला। या आपको याद रखना कि एक युद्ध कब लड़ा? 1576 में, 1576 में लड़ा। ठीक है, ये 28वां क्वेश्चन क्या है? आरपीएफ कांस्टेबल ने गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, जैन का, बौद्ध का या सिख का? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गुरु ग्रंथ का कहाँ किसकी है? सिख धर्मों की। ठीक है, ये याद रखना आपको। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ था। इसका संपादक सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया। ठीक है, तो याद रखना है गुरु गोविंद साहिब को पहला प्रकाश 30 अगस्त 1640 में हरमंदिर में अमृतसर में मनाया गया। ठीक है, वर्ष 1700 एक मिनट ऊपर करता हूँ, ये क्या है? 1705 में दमदा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया तथा उसमें से कुल 1430 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 1430 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, 29वां क्वेश्चन RRB NTP से। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने, कुतुब बिन अहमद ने, गियासुद्दीन बलबन ने या रजिया सुल्तान ने? तो क्या रहेगा 29वां क्वेश्चन? इसका आंसर है दोस्तों गियासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा शुरुआत की। ठीक है, याद रखना आपको।
सिजदा और पैबोस प्रथा का गयाउद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों पर सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये प्रथा है दोस्तों, इन्होंने शुरुआत की है। अजीब प्रथा है दोस्तों ये। तो इसका अगला है, इस मानवीय प्रथाओं का मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया। ठीक है, तो अकबर ने इन प्रथाओं का समाप्त कर दिया। गयाउद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो ये क्या था, बहुत शक्तिशाली शासक था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आगे। आरआरबी एनटीपीसी पूछा हुआ है किसमें, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवा चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश। तो क्या रहेगा इसका आंसर, कि कौन ऐसा वो शासक है जो कुतुब मीनार के पास में अपनी इमारत बनवाना चाहता था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, जो कुतुब मीनार अहमद के बगल में अपनी इमारत बनाना चाहता था। ठीक है, कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 14.5 मीटर है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। ठीक है, अलाउद्दीन मीनार को कुश्त-ई-सीरी भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कुश्त-ई-सीरी। कौन सी इमारत को, अलाई मीनार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी पूछा था 2016 में, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया। तो पूछा गया, 13वीं सदी में जो बख्तियार है खिलजी, बंगाल के किस राजा को पराजित किया। महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को या ग्रह वर्मन को। तो आप बताना दोस्तों, ये रहा 5-4 ऑप्शन है, क्या रहेगा इसका 31 का। इसका आंसर है दोस्तों बी, तो लक्ष्मण सेन को। ठीक है, 13वीं सदी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासन लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चतुर्थ शासक और एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजयी क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 32वां। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा, कौन 84 वर्ष तक उप महाद्वीप के शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश। पूछा गया 84 वर्ष तक कौन ऐसा था उप महाद्वीपों में जो शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो 32 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आएगा डी, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का मामुलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक ऐसा प्रमुख राजवंश था। गुलाम वंश का एक पहला शासक कुतुबुद्दीन अहमद था, जिसने मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। मध्यकालीन भारत के प्रमुख महिला शासकों रजिया सुल्तान थी। ठीक है, पहली प्रथम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ऊपर करते हैं। दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 तक लगभग 84 वर्ष, ठीक है, 84 वर्ष तक शासन किया तथा इसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। ठीक है, तो 84 वर्ष तक शासन किया और भारत की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। ये प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। कौन था प्रसिद्ध दास, उलुग खान, अमीर खुसरो, मलिक कफूर या जफ़र खान। आरपीएफ ऐसा ही पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था।
तो दास कौन थे? मलिक कफूर, ये बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो नीचे करते हैं। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। वह अलाउद्दीन खिलजी को सेना में एक जनरल था। ठीक है, सेना में कौन था? जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक पर पहुंचा गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं उसे। जैसे क्या, अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया तथा और इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खान ने इसको खरीदने की कोशिश की। ठीक है, कितने रुपए में? 1000 दिनार में। मलिक कफूर वर्ष 1296 में वर्ष 1316 तक दिल्ली सल्तनत के शासन अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। ठीक है, तो ये कब से? 1200 यहाँ तक ले गए, यहाँ तक 1296 ले गए 1316 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है RPFSI में? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फ्रांसवा बर्नियर, दुआर्ते बारबोसा या सेल्यूक निरकेटर। ठीक है, 4 ऑप्शन दोस्तों, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका चौथे का आंसर क्या है? मार्को पोलो। ठीक है, ये ए आंसर है इसका। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। मार्को पोलो एक इतावली व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक था। ठीक है, मार्को पोलो ने वर्ष 1271 में 1295 के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तत्व द ट्रैवलर ऑफ मार्को पोलो में दर्ज है। तो इनकी मार्को पोलो की एक बुक है द ट्रैवलर ऑफ मार्को पोलो। इनमें सब इनका जो जो घूमे हैं, जिसमें इनके सारे इसकी बातें भी लिखी हुई है, ये बुक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ये आगे ये दुआर्ते बारबोस पुर्तगाल से आया था। ठीक है, फ्रांसा बर्नियर फ्रांस के देश का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का देश निवासी था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था या एक यूनानी राजूत था। ठीक है, राजपूत था। ठीक है दोस्तों, ये इसका ये ऑप्शन ये रहा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये पूछा गया था RPFSI में, निम्नलिखित में से, ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न 35 ये आज कराता हूँ, बाकी के अगली वीडियो में कराऊँगा आपके। निम्नलिखित में से किसने अपने महलों के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों के 17 बार लूटा और नष्ट कर दिया? तो ऐसा कौन था दोस्तों जिसने सोमनाथ को 17 बार लूटा और उसे नष्ट कर दिया? ठीक है, पहला कुतुबुद्दीन अहमद, महमूद गजनबी, तैमूर लंग या मोहम्मद गौरी। कौन था दोस्तों, बताइए इन चारों में से। ये 35वां को लास्ट प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर दे दिए। तो ये इसका आंसर है दोस्तों बी, बी, महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों के 17 बार लूटा और नष्ट कर दिया तथा हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, आगे देखते हैं दोस्तों, से सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनबी ने नष्ट कर दिया तथा मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ तक पर जड़े सोने चांदी सभी आभूषण को लूट लिया गया। ठीक है, तो 1025 में इसने क्या पूरे मंदिर को लूटा और सोने चांदी भी आभूषण लूट लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अभी लास्ट प्रश्न है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में यहाँ से कराएंगे 36 क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर लाइक नहीं तो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपकी हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, राम राम।